हेलो बच्चों, तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम अपना केमिस्ट्री का लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी एटम मॉलिक्यूल, ये सब बेसिक बेसिक बातों की हमने देख लिया था कौन कौन से लॉ पढ़ने वाले हम। आज हम पहले 3 लॉ पढ़ लेते हैं, फिर हम कल बाकी 2 लॉ पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चा लोगों, तो सबसे पहले देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन वर्ड से तुम क्या समझते हो कि मतलब कंजर्वेशन मतलब कि लाइक कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि मास सेम रहे, मास में कोई चेंज ना हो, मास बचा रहे, है ना, कंजर्व रहे मास। तो ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, तो ये किसने दिया था बच्चों? बाय एंटोइन लेवोइसियर 1789 में दिया था। सोच सकते हो कितने सालों पहले दिया था? लगभग अभी से 230 साल पहले। बहुत बड़ी बात है ना बच्चों कि कितना टाइम पहले इसने लॉ दिया। अभी से 230 साल पहले एंटोइन लेवोइसियर ने ये लॉ दिया। तो बच्चों देखो, according to law of conservation of mass during a physical and chemical change the total mass of reactant is equal to the total mass of product। क्या बोलना चाह रहे हैं देखो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर मास कभी भी बदलेगा नहीं। जितना तुम रिएक्टेंट का मास लोगे उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। कि ऐसा नहीं जैसे तुमने रिएक्टेंट का मास तो ले लिया 40 ग्राम, प्रोडक्ट का बन रहा है 20 ग्राम, ऐसा नहीं होगा। कि जितना तुम रिएक्टेंट में मास लोगे उतना ही प्रोडक्ट में भी मास होगा ही होगा। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो घर में तुमने चाय बनाई, उसके अंदर तुमने जैसे मान लो 1 किलो दूध डाला, 100 ग्राम चीनी डाली, 100 ग्राम चाय पत्ती डाली। तो जितना तुमने अमाउंट चाय बनाने से पहले लिया था उतना ही बनने के बाद रहेगा। वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है कि यानी कि अमाउंट कभी भी गायब नहीं होता। ऐसा नहीं कि तुमने मास जैसे 100 ग्राम लिया वो बच गया 10 ग्राम, ऐसा नहीं। जितना तुम रिएक्टेंट का मास लोगे उतना ही प्रोडक्ट का होगा। और हमने इधर फिजिकल चेंज की बात करी। फिजिकल चेंज बच्चों मतलब फिजिकल और केमिकल चेंज देखो क्या होता है। फिजिकल चेंज मतलब कि उसके अंदर जस्ट किसी भी केमिकल के अंदर फिजिकली चेंज आना, कि यानी कि उसके रंग रूप में चेंज आना। जैसे बर्फ़ ली, बर्फ़ को तुमने पानी में पिघला दिया, है तो अब भी H2O है तो अब भी H2O ना, बर्फ़ में भी H2O था, लिक्विड में भी H2O है। तो इसके अंदर क्या हुआ, जस्ट एक फिजिकल चेंज हुआ। जैसे बर्फ़ से क्या बन गया, पानी बन गया। इसके अंदर भी H2O है, इसके अंदर भी H2O है। ये तो है बस एक फिजिकल चेंज कि फिजिकली चेंज हुआ, कि इसके रंग रूप में चेंज हुआ, कुछ केमिकली चेंज नहीं हुआ। जैसे पहले H2O था इधर, इधर भी H2O के मॉलिक्यूल है, कुछ फ़र्क नहीं आया। कुछ फोर्स में फ़र्क आया होगा बट कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, तो इसको हम बोल देंगे फिजिकली चेंज। और बच्चों केमिकल चेंज क्या होता? केमिकल चेंज ये होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए। जैसे मान लो तुमने पानी के अंदर कुछ मिला दिया, पानी के अंदर तुमने H2SO4 मिला दिया, तब वो केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आता है केमिकली, उनके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है बट फिजिकली नहीं आता। तो चाहे तो हमने क्या कहा, चाहे तो कोई फिजिकल चेंज हो या चाहे कोई केमिकल चेंज हो, चाहे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो या चाहे कोई फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज हो रहा हो, मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम ही रहेगा। अभी एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगी। और हाँ, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि मैटर ना तो कभी पैदा होगा ना कभी ख़त्म होगा। कि जैसे मान लो रिएक्टेंट में तुमने मैटर लिया, मैटर का मतलब क्या, जिसके अंदर कुछ मास हो, जो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। कि यानी कि जितना तुम मैटर लोगे रिएक्टेंट वगैरह में, रिएक्शन में, उतना ही प्रोडक्ट में हमें मिलेगा। रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही हमें मैटर मिलेगा। तो स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी एग्जांपल करते हैं, तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगी। तो देखो एग्जांपल देखो, जैसे हमने ए और बी को रिएक्शन कराई, कोई ए केमिकल है और बी केमिकल को मिलाया, 10 ग्राम ए लिया 10 ग्राम बी लिया। तुम्हें मालूम है लेफ्ट वाले रिएक्टेंट होते हैं, राइट वाले प्रोडक्ट, और इसे बोलते हैं रिएक्शन एरो, है ना। रिएक्शन एरो की रिएक्शन ए और बी से सी मिल के बन रहा है, इसे बोलते हैं रिएक्शन एरो। तो देखो जब 10 ग्राम ए मिला, 10 ग्राम बी मिला, तो हमें कितना ग्राम सी मिलेगा, 20 ग्राम। कि जितना हमने रिएक्टेंट का मास लिया उतना ही प्रोडक्ट को होगा। यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि जब भी तुम कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे या कोई फिजिकल चेंज होगा तो उसके अंदर मास कभी भी बदलेगा नहीं। जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। जैसे मान लो अब बर्फ़ है, 20 ग्राम बर्फ़ है, तुमने इसे हीट देके 20 ग्राम पानी बना लिया। ठीक है, 20 ग्राम बर्फ़ है, अब तुमने इसको पिघला दिया, कितने ग्राम में पानी मिलेगा, 20 ही ग्राम। कि जितना हमारा रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। कि कोई फिजिकल चेंज नहीं होना, पहले H2O था, आइस में भी H2O था, इधर भी H2O है। तो फिजिकल चेंज मतलब बस रंग रूप में चेंज, कोई केमिकल में चेंज नहीं आना। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में तो केमिकल वगैरह में चेंज आता है, पूरे केमिकल कंपाउंड में। KClO3 था, एक इसमें टूट गया KCl और O2 में। इसके अंदर केमिकल में कोई चेंज आया, केमिकल ही टूट गया, बट इधर कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ, कोई केमिकल में टूटना जुड़ना नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसे बोल दिया हमने फिजिकल चेंज, और इसे हमने बोल दिया केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन, तुम कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने रिएक्टेंट में 4.90 ग्राम KClO3 लिया, हमें प्रोडक्ट में कितना मिला, 2.96 ग्राम KCl
और 1.94 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो जितना हमने रिएक्टेंट का मास लिया उतना ही हमें प्रोडक्ट का मिला ओवरऑल। तो यही फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये वाली बात प्रूव कर रही है। ऐसे ही हमने जैसे मान लो 12 ग्राम हमने कार्बन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिला है, हमें क्या मिला 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। जितना रिएक्टेंट का मास उतना ही प्रोडक्ट का मास। तो इन सब केस में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर रहा है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। और हाँ, और बच्चों जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करते हैं ना हम, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए ही करते हैं कि अगर हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा वो रिएक्शन, तो रिएक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हम क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले लॉ के साथ। अगला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, या फिर हम इसे यू भी बोल देते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब कि लाइक किसी भी केमिकल के अंदर कांस्टेंट फिक्स अमाउंट में उसकी कंपोजिशन रहेगी। देखो ज़रा, अभी डेफिनेशन एग्जांपल से देखते हैं तुम्हें समझ आएगा। ये किसने दिया था बच्चों, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1799 में, अभी से लगभग 220 साल पहले। तो देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। डिफ़िकल्ट लगा होगा तुम्हें, एक बार देखो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें समझ आएगा। ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी केमिकल कंपाउंड कोई बनेगा ना, मतलब जब भी कोई केमिकल कंपाउंड होगा उसके अंदर फिक्स प्रपोर्शन में उसके एलिमेंट होंगे बाय मास। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो उसके अंदर हमेशा फिक्स अमाउंट में ही कार्बन होगा, फिक्स अमाउंट में ऑक्सीजन होगा। ऐसे नहीं कि 2 ग्राम कार्बन मिला दिया 2 ग्राम ऑक्सीजन में होगा। हमेशा जब भी कोई केमिकल कंपाउंड होगा या बनेगा उसके अंदर फिक्स अमाउंट में उसका वो वेट रहेगा उसके एलिमेंट का। एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें देखो चीज़ें समझ आएंगी। देखो जैसे H2O है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम। ठीक है, तो देखो 2 ग्राम H2O के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। हमने इसको सिंपल रेशो में लिख लिया। सिंपल रेशो समझते हो ना बच्चों, सिंपल रेशो मतलब जो दोनों में से कॉमन लिया जा सके। दोनों में से दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, सिंपल रेशो, है ना। कि सिंपल रेशो जो फर्दर किसी चीज़ से डिवाइड ना हो सके। ठीक है, तो हमने इसे सिंपल रेशो में लिख दिया 1:8। तो बच्चों पानी का मॉलिक्यूल जब भी होगा ना उसके अंदर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में होंगे। मतलब 1:8 में जैसे कैसे, जैसे मान लो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ठीक है, 20 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 160 ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी को बनाने के लिए हमेशा फिक्स ही रेशो में मिलेंगे। ऐसा नहीं अगर तुमने मतलब मान लो तुमने 5 ग्राम हाइड्रोजन मिला दिया, 5 ग्राम ऑक्सीजन मिला दिया, नहीं बनेगा पानी। पानी सिर्फ फिक्स रेशो में ही बनेगा। ठीक है, तब कुछ और बन सकता है बट पानी नहीं बनेगा। तो पानी को बनाने के लिए तुम्हें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिक्स रेशो में रखना ही होगा। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32। तो ये कार्बन ऑक्सीजन कितने रेशो में प्रेजेंट है, 12:32। इनको सिंपल रेशो में क्या 4 से डिवाइड कर दिया है दोनों को, तो ये क्या आ गया 3:8। तो बच्चों देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन 3:8 में पाया जाएगा। मतलब कार्बन हमेशा 3 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन 8 ग्राम होगा, कार्बन 6 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन 16 ग्राम होगा। तभी हमें तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा फिक्स कॉम्पोजिशन में होंगे, फिक्स रेशो में होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा फिक्स ही रेशो में करना पड़ेगा तभी मिलेगा। ठीक है, अब NH3 देख लो। NH3 के अंदर भी एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, एक हाइड्रोजन का 1, तो 1 इंटू में 3। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा 14:3 में रहेंगे, इनका फिक्स कॉम्पोजिशन रहेगा। ऐसे नहीं तुमने 2 ग्राम नाइट्रोजन मिला दिया, 2 ग्राम हाइड्रोजन मिला दिया, हमें अमोनिया मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हमेशा ये फिक्स रेशो में ही मिल पाएंगे, फिक्स रेशो में ही NH3 फॉर्म हो पाएगा। ऐसे सिमिलरली हमने एग्जांपल ले लिया CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये भी हमेशा 3:4 में होंगे। कि यानी कि 3 ग्राम कार्बन होगा तो 4 ग्राम ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। यानी कि ये जितने भी केमिकल वगैरह होते हैं हमेशा फिक्स रेशो में ही मौजूद होते हैं। अब चाहे तुम पानी चाहे तुम मेरे घर का ले लो, चाहे तुम अपने घर का ले लो, चाहे तुम रशिया का ले लो, चाहे तुम किसी महासागर का ले लो, चाहे तुम अमेरिका का ले लो, हमेशा उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में ही पाए जाएंगे। यानी कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन ही होगा।
अगर 1000 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो उसके साथ 8000 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगी। तो देखो, when 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 30 ग्राम ऑक्सीजन, हाउ मच वाटर विल बी फॉर्म। कहने कि जब 2 ग्राम हाइड्रोजन को 30 ग्राम ऑक्सीजन से मिलाएंगे कितना ग्राम पानी मिलेगा। हमें मालूम है H2O फिक्स रेशो में होता है। H2O कितने 1:8 में होता है ना, कि यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है 8 ग्राम ऑक्सीजन से, फिक्स रेशो में तभी पानी मिलता है। ठीक है, अब जब 1 ग्राम हाइड्रोजन मिला 8 ग्राम ऑक्सीजन से तो कितना ग्राम पानी बनाएगा बच्चों, 9 ग्राम पानी, है ना। तो बस इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमने लिख दी केमिकल रिएक्शन H2 प्लस में हाफ O2 गिव H2O। ये हमने रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा हुआ है। तो देखो हमें इनिशियली क्या किया मैंने, 2 ग्राम हाइड्रोजन 30 ग्राम ऑक्सीजन से मिल रहा है। जब रिएक्शन हो जाएगी तो बच्चों देखो, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से मिलेगा और कितना पानी बना देगा, 18 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे कितना पानी बना देंगे, 18 ग्राम पानी। 14 ग्राम ऑक्सीजन बची रह जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इधर लिख दिया एस 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो इतने तो 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन से, 18 ग्राम हमें पानी मिलेगा। तो हमें बच्चों कितना पानी मिल जाएगा, 18 ग्राम। क्यों, हमने रेशो के हिसाब से देख लिया। एक हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाता है, 2 हाइड्रोजन 16 ग्राम से मिलाएंगे और कितना पानी मिला देंगे, 18 ग्राम। 14 ग्राम ऑक्सीजन बची रह जाएगी। ठीक है, और हेयर हाइड्रोजन इस लिमिटिंग रिएजेंट। अब अच्छा बच्चों, इधर एक लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हो रहा है, ज़रा देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखो बच्चों, हमारे पास इधर ऑक्सीजन 30 ग्राम है, हाइड्रोजन है 2 ग्राम। ठीक है, ये रिएक्शन किसकी वजह से रख गई, हाइड्रोजन की वजह से। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इधर कम मौजूद था। अगर मान लो इधर हाइड्रोजन 3 ग्राम होता, 24 ग्राम ऑक्सीजन क्या रिएक्ट कर देता, कितना ग्राम पानी बना लेता, 27 ग्राम, है ना। मान लो अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने से मिलता, 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम ऑक्सीजन से मिलता और कितना ग्राम पानी बना लेता, 27 ग्राम। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन की क्वांटिटी लिमिटेड है ना, तभी तो हमारा पानी हमें 18 ग्राम मिला। तो इधर हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन रुक गई। अगर हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में होता तो रिएक्शन और आगे बढ़ जाती और पानी मिल जाता। तो इधर हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन रुकी, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, लिमिटिंग रिएजेंट, कि इसकी वजह से रिएक्शन हमारी लिमिटेड रही, लिमिटेड ही हमारा पानी बना। अगर ये ज़्यादा होता तो ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ मिल जाता और हमारा पानी ज़्यादा बनाया था। तो हाइड्रोजन को इधर हमने क्या बोल दिया, लिमिटिंग रिएजेंट। उसको डिफाइन करा, ज़रा देखो तुम्हें समझ आएगा। देखो, हियर हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट ड्यू टू विच रिएक्शन गेट स्टॉप। हाइड्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट है जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गई और हमने लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन कर दिया। तो देखो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन देख लो। इट इज़ द केमिकल कंपाउंड या फिर रिएजेंट बोल सकते हैं इन द रिएक्शन विच डिसाइड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो रिएक्शन में डिसाइड करता है कि कितना केमिकल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी अमाउंट कम होती है तो कम ही रिएक्ट कर पाता है सामने वाले के साथ, इसलिए हमें प्रोडक्ट कम मिल पाता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जो डिसाइड करेगा कि कितना हमारा रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, आज के लास्ट लॉ पे जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, जल्दी से एक बार आज के लास्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, डाल्टन भैया ने दिया था, डाल्टन बाबा ने 1803 में, 1803 में, अभी से लगभग 207 साल पहले। ठीक है, तो देखो इस लॉ में क्या होता है बच्चों, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। जब भी 2 एलिमेंट मिलते हैं, अगर वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, देन द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट डेट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। देखो अभी एग्जांपल से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एग्जांपल ज़रूरी है समझने के लिए। देखो तुम्हें एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी मिलते हैं बच्चों, या तो पानी बना लेते हैं या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना लेते हैं। देखो 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट, एक ऑक्सीजन एलिमेंट, ये दोनों मिलके पानी बना रहे हैं, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं। तो देखो, जब 2 एलिमेंट मिलके मोर देन 1 कंपाउंड बना लेते हैं, 2 एलिमेंट है, ये मिलके 2 कंपाउंड बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना रहे हैं। ठीक है, हमने रिएक्शन को लिख दिया H2 प्लस हाफ O2 गिव H2O, H2 प्लस O2 गिव H2O2, और हमने इसके नीचे लिख दिया एटॉमिक मास। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम, और एक मॉलिक्यूल पानी का 18 ग्राम हमने लिख दिया। सिमिलरली 2 हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है ना,
और H2O2 का मास कितना हो जाएगा, कितना, 2 ऑक्सीजन का मास 32, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो टोटल 34 ग्राम। ठीक है, तो अभी के लिए देखो, हमने जब हाइड्रोजन की इसको फिक्स कर दिया, हाइड्रोजन का जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के मास को जब फिक्स कर दिया, दोनों के अंदर हाइड्रोजन सेम है। अब बच्चों देखो, जो दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। दूसरा एलिमेंट का जो भी अमाउंट होगा ना, जो भी मास होगा, वो हमेशा सिंपल रेशो में होगा। 16 और 32 को हम किस रेशो में लिख सकते हैं, 1:2 में। तो बस मास ऑफ हाइड्रोजन फिक्स इन बोथ, दोनों में हाइड्रोजन का मास फिक्स है, वाइल मास ऑफ ऑक्सीजन इन द सिंपल रेशो, इन द सिंपल होल नंबर रेशो 1:2। और हमने साइड में ब्रैकेट में लिख दिया 16:32 से हमें कितना मिला, 1:2। तो देखो हमने क्या बोला था डेफिनेशन में, फिर से एक बार देखो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड, जैसे H2 और O2 मिल रहे थे, दो कम, और व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट मिल रहे थे, दो कंपाउंड बना रहे थे, H2O बना रहे थे, H2O2 बना रहे थे। देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट डेट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट। हम फिर क्या बोल रहे हैं कि मासेस ऑफ एक एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन का कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, 2-2 ग्राम से मिक्स करा था, और इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, कि यानी कि जो भी हमारा मास है दूसरे एलिमेंट का जो फिक्स नहीं है, वो हमेशा सिंपल रेशो में होगा, जैसे कि हमने देखा। तो देखो इधर हाइड्रोजन का मास फिक्स है, ऑक्सीजन के मास किस में आ गया, सिंपल रेशो में। 16:32 को हम किससे क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो बस कहने का मतलब है, जब भी दो एलिमेंट मिलेंगे, दो एलिमेंट मिलके दो कंपाउंड बनाएंगे, अगर दो एलिमेंट का मास, यानी कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट का मास फिक्स होगा, और जो बाकी दो बचे हुए एलिमेंट होंगे जिनका मास में अलग अलग होगा, वो हमेशा फिक्स रेशो में होंगे, सिंपल फिक्स रेशो, जैसे 1:2, 2:1, यानी कि सिंपल रेशो में। सिंपल सी बात है, सोच के देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा, नहीं आता तो पूछ लेना। एक जल्दी से अगला एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं, CO2, और कार्बन और ऑक्सीजन ही मिलके क्या बना लेते हैं, CO। हमने रिएक्शन को लिख दिया, इनके हमने मासेस लिख दिया, 12 ग्राम, 32 ग्राम, ये सब हमने लिख दिया। देखो कार्बन का मास फिक्स है, और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, इनका मास अलग है, तो ये हमेशा फिक्स रेशो में होंगे, सिंपल फिक्स रेशो में। इसका क्या रेशो हो जाएगा, 2:1 हमने लिख दिया, ऑक्सीजन विल बी इन द रेशो 32:16, डेट इज़ 2:1, जो कि सिंपल रेशो है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं, बस दो का मतलब एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा दोनों रिएक्शन में, और बाकी एलिमेंट का मास अलग अलग होगा, वो दोनों सिंपल रेशो में एग्जिस्ट करेंगे। सोच के देखना, तुम्हें समझ आएगा। मैंने एग्जांपल लेने की ज़्यादा कोशिश करी है कि तुम्हें समझ आए, अगर फिर भी नहीं आता तो प्लीज़ पूछ लेना। और हाँ, अब मास वास के लिए मैं एक दिन वीडियो वगैरह बना दूंगा, या तुम्हें बता दूंगा कि किस तरह से, अगर मास वगैरह याद नहीं है तो किस तरह से करने हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो पूछ लेना। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।